देखिए तो ये आज नया चैप्टर है क्रम विकास, इवोल्यूशन। क्रम मतलब क्या होता है? सीरियली मतलब लाइन बाय लाइन विकास हुआ है, जीवों का विकास हुआ या किसी भी चीज का विकास हुआ है, एवोल्यूशन किसका हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जीवों का विकास कैसे हुआ या किसी भी चीज का क्रमिक विकास कैसे हुआ है। पहले परिभाषा सुन लीजिए। जैविक आबादी में मतलब जीवों की आबादी में, जैविक आबादी में आनुवंशिक लक्षणों में होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को क्रम विकास कहते हैं। यानी कि जो जैविक आबादी था उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ? आनुवंशिक लक्षण में परिवर्तन, और वो कहलाने लगा क्रम विकास। हम लोग अब इसके बारे में सुनते हैं। 3.5 अरब वर्ष पहले 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब? 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक कोशिका था। उसका क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ। आपको हम एक वीडियो दिखाए थे, मछली, बंदर, लास्ट में बंदर आया जिसको होमो सेपियंस कहा गया है ना। उसी से आज पूरा इधर दिखेगा तो मानव जाति बन गया। उस कोशिका से आप देखिएगा, पढ़िएगा तो 84 लाख प्रकार के जीव हैं जिसका नामकरण किया गया है। बिना नामकरण का अगर देखा जाए टोटल तो 1.8 मिलियन है। इतना सारा आबादी है। पूरा आबादी अगर जीवों का प्रकार देखिएगा तो आबादी देखेंगे तो बहुत हो जाएगा। सोचिए कि हम लोगों को पता नहीं कौन सा ऐसा, कौन आया पहले या नहीं आया, कैसे कैसे लोगों को यहाँ जाति धर्म में बांट दिया। वो जो कोशिका पहली बार आया था जिसे पूरा आज दुनिया बना हुआ है, बताइए उस कौन सी जाति का था? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन धर्म, कोई नहीं ना। उसी का क्रमिक विकास आज पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पता नहीं कैसे लोग विश्वास भी कर लेते हैं। आप सब साइंस पढ़ते हैं, केवल और केवल इसी पर भरोसा रखिए। हम सब मानव जाति हैं, हम उसी कोशिका से आज तक यहाँ आए हैं। हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे, है ना, बंदर था। 3.5 अरब वर्ष पहले जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवों की उत्पत्ति कब हुई? 3.5 अरब वर्ष पहले। लेकिन अगर आदमी के देखिएगा ना, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु बना, लेकिन 4 से 500 करोड़, 4 से लगभग में लिखा जा रहा है 4 से 500 करोड़ वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई? मनुष्य का। मनुष्य की उत्पत्ति 4 से 500 करोड़ वर्ष पहले आदमी की उत्पत्ति हुई। कोई नहीं जानता था कि हमरो कोई जाति है, हमरो कोई धर्म है। पाखंडी लोग आकर के इसको जाति धर्म में बांट दिया। उसको बांट करके अपना एक रोजगार का धंधा बना लिया। आपको सटीक विश्लेषण चाहिए ना, तो एक इनका जीवनी पढ़िए, रैदास जी का। रैदास साहब को पढ़िएगा तो आपको पूरा निचोड़ मिल जाएगा कि कैसे कैसे लोगों को भटकाया गया है। जीवों का जो उत्पत्ति हुआ 3.5 अरब वर्ष पहले और मानव की उत्पत्ति हुआ 4 से 500 करोड़ वर्ष पहले। इसको जानना है आपको, साइंस की किताब पढ़नी है तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, पुस्तक का नाम था, ये पुस्तक है बाबू, क्या है पुस्तक? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति, प्रजातियों की उत्पत्ति। नया नया जीव कैसे कैसे बना, आपको चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। इन्होंने ही बताया था प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। वो प्राकृतिक में कैसे कैसे क्रम विकास हुआ, समझे, उसका एक चुनाव का सिद्धांत दिए थे। किसने? इनका सिद्धांत था
प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। इससे आपको सटीक विश्लेषण मिल जाएगा कि हाँ पहले कोशिका था, कोशिका से कैसे कैसे बढ़ा है ना। आज जितना आदमी सभ्य हो गया ना, पहले बहुत सारे असभ्य थे। असभ्य उनका नाखून होता था बड़ा बड़ा, समझे। जब होमो सेपियंस की बात करते हैं ना, क्रम विकास जब होते गया, इतना विकास हुआ 12 फीट और 14 फीट के आदमी होता था, लंबा लंबा सबके कान, समझे। कितना दांत एकदम निकल रहता था राक्षस के जैसा, समझे। उन लोग के नाखून ही अस्त्र हुआ करते थे, असभ्य था। बाल तो दम पूरा दम, समझे। आदमी के पूरा ये सब पूरा जितना था ना बॉडी सब में पूरा दम झोंक बाल रहता था। वो धीरे धीरे विकास होते होते आज आदमी सभ्य हो गया है ना। अब नाखून काट करके रखता है, बाल संवार करके रखता है। असभ्य इतना था कि उन लोग को पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो कपड़ा जानते हैं वो लोग पत्तों का छाल, पत्ता पहन करके रखता था, या फिर जानवरों को मार डालता था, उसके जो खाल होता है ना, खाली बोला जाता ना, उसको पहनता था लोग। इस तरह से जीवों का विकास हुआ है। आपको इसका विश्लेषण जानना है तो आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें एक सिद्धांत था उनका प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत। अब पूछेगा प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन थे, देने वाले कौन थे प्रवर्तक? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। इनके अनुसार सुनिए, इनके अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में आनुवंशिक लक्षण, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में आनुवंशिक लक्षण परिवर्तित होते जाते हैं। अब सोचिए कि आप जिस तरह से दिखते हैं, क्या आपके मम्मी पापा उसी तरह से दिखते हैं, उसी तरह, या कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा। आनुवंशिक लक्षण परिवर्तन हो गया, जीवों में आनुवंशिक लक्षण परिवर्तन होते रहता है। किसने कहा? जीवों में आनुवंशिक लक्षण परिवर्तित होते हैं। किसने कहा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की बातों से आप सहमत हैं? जी। जानते हैं इसके ठीक उल्टा आइए, एक वैज्ञानिक का हम नाम लेते हैं जिनका नाम था लामार। क्या नाम था? लामार। इसने एक सिद्धांत दिया था जिसको लामार्कवाद कहा जाता है। सिद्धांत क्या था? लामार्कवाद। सुनिए कैसे कैसे वैज्ञानिक पैदा हो जाते हैं। लामार्क ने क्या कहा कि जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते रहते हैं। मतलब कि जो चीज आपके अंदर गुण है वो अगला जो पीढ़ी आएगा उसमें भी होगा। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, बोले तो कैसे? लोगों ने कहा उसका, समझे, सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो एक लोहार था, लोहार समझते ना, लोहार ज्यादातर दाएं हाथ से काम करेगा। लोहार अगर दाएं हाथ से खूब पीट रहा है, खूब काम कर रहा है, उसका हाथ समझ रहे होंगे हैं, बाहुबली की तरह एकदम मजबूत होगा, समझ रहे हैं ना, एकदम मजबूत होगा उसका। अब बताइए कि अगर बेटवा जब जन्म लेगा तो बेटवा एकदम पूरा मजबूत हाथ वाला होगा, ऐसे ही ना होगा? ऐसे नहीं होगा। तो ये बताइए कि लामार्क जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार सही था या गलत था? गलत साबित हुआ। और सुनिए गलत क्या था, गलत कैसे साबित हुआ। एक क्या किया गया, कुछ चूहे लाए गए, समझे, और कुछ चूहिया खिलाया गया, दोनों के पूंछ काट दिया गया, समझे, और उसके बाद उन लोगों के बीच में क्रॉस हुआ। बताइए कि अगला जब जीव पैदा होगा तो सब तो कटल पूंछ वाला होगा, नहीं? बाबू सांप के पूंछ निकलने लगा, तो यहाँ से भी सिद्धांत गलत हो गया। इस चीज को जानते हैं जो आज आदमी, देखो आप जब साइंस को गहराई से पढ़िएगा ना तो जितनी कूट कूट कर जो धर्मान्यता आपके दिमाग में भरी हुई है वो निकल जाएगा।
मुझे समझ में नहीं आता है, लोग साइंस पढ़ते हैं और साइंस पढ़ने के बाद भी धर्मांध हो गया है, एकदम धर्म का इतना बड़ा अंधा हो गया है कि उसको सिर्फ और सिर्फ धर्म दिखाई देता है। थोड़ा सा उससे निकलो, एजुकेशन लो, उसके बाद समझ में आएगा कि धर्म क्या चीज होता है। नहीं तो आदमी के अंदर फूट फूट कर छोटा छोटा बचपन सीख ले रहता है? तो मतलब कि साइंस तो फिर फालतू ही ना हो जाएगा। साइंस पढ़िए और फिर समझिए कितना कैसे कैसे ढोंग रचा दिया गया, दिमाग में बैठा दिया गया है ना। ये अगर मान लीजिए कि इसके सिद्धांत को कोई तोड़ता नहीं, अगर गलत साबित नहीं होता, तब क्या होता? हम लोग तो यही जानते रहते हैं बाबू। हर देखो जितना भी गलत है ना, गलत का सबसे पहले आप विरोध कीजिए कि आप भी गलत है, और सही है तो उसको सही बोल दीजिए। आइए हम लोग लामार्क के सिद्धांत को जानते हैं। क्या कहा था इसने? आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर संचरित होते रहते हैं। अगर ऐसा रहता ना तो जानते हैं वो जो होमोसेपियंस लोग रहता था, समझे, तो इस अन्य सब आज के आदमी दिखता। कितना क्रमिक विकास हो गया है? नहीं, बहुत विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि पहले जैसे आदमी था अब वैसा हो भी नहीं करता है ना। तो ये सब लगातार विकास हो रहा है जैविक आबादी में। जैविक आबादी में आनुवंशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन को क्रमिक विकास कहते हैं। ये तो आदमी के बारे में हो गया, अलग अलग जीवों के बारे में आपको सिखाते हैं। देखिए, एक पुरातन, देखिए घोड़ा एक था, ठीक है। आज हम लोग घोड़ा जिसको बोलते हैं ना, इसका पुरातन पूर्वज के बारे में जानते हैं। पुरातन पूर्वज, पुरातन मतलब क्या होता है? पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना जिसको कहते हैं। पूर्वज मतलब उसके पूर्व। देखो, पूर्व का मतलब पहले, जस जन्म, पहले जो जन्म हुआ था, ठीक है, उसका जो पूर्वज होंगे, पूर्वज समझते हैं ना आप लोग, उसका पिछला जो जन्म में कोई ना कोई तो होंगे ना, दादा होंगे, नाना होंगे, कोई भी घोड़ा के भी नाना दादा होंगे, समझे। कि आज जिसको हम लोग घोड़ा कहते हैं, घोड़ा जितनी रफ्तार से चलता है, जितना तेजी से चलता है, ओकरो से तो भट्टा कट्टा, समझे, बहुत स्पीड में चलने वाला एक घोड़ा था जिसको इयो हिप्पस कहते थे। घोड़ा का नाम क्या था? इयो हिप्पस। सोचिए कि इसके अनुसार क्या होता। आज भी वही घोड़ा रहता है क्या? नहीं। 9th क्लास में एक पढ़ने के लिए था, कहानी का प्लॉट, भागजोगनी की कहानी उसमें है, सुने ना। उसमें एक 10 रुपये की, नहीं 7 पैसे की घोड़ी थी, या 7 रुपये की घोड़ी थी शायद, 7 रुपया के, 7 रुपये की घोड़ी जो बेस घोड़ा को हरा देती थी। मतलब वो सब जो घोड़ा पहले के रफ्तार घोड़ा था। आजकल के घोड़ा तो लगता है कि टमटमों को धीरे धीरे चलाता है, चल भी नहीं करता है बाबू। वो घोड़ा हुआ करता था पुरातन इयो हिप्पस। चेंजिंग हो गया ना, क्रमिक विकास, जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गया है। जैसे पहले आदमी था आज उस तरह से नहीं है। तो जैसे जैसे चेंज होते रहता है उसको क्रमिक विकास कहते हैं। आइए थोड़ा अंडा देने वाला प्रजाति के बारे में जानते हैं। अंडा देने वाली प्रजाति, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ? अंडा देने वाली प्रजाति जैसे मुर्गी, बत्तख, टर्की, हंस, ये सब सुने ना आप लोग, ये सब अंडा देने वाले जीव हैं। अंडा देने वाला जो जीव है इसका कैसे विकास हुआ? एक पक्षी था जिसका नाम था एकिडना। एकिडना आपको दिखाते हैं, गूगल सर्च करके दिखाता हूं। एकिडना एक प्रकार के पक्षी है और इसी से अंडा देने वाले प्रजाति का विकास हुआ है। एकिडना क्या है? एक प्रकार का, एकिडना क्या है? पक्षी है। और अंडा देने वाले का विकास कैसे हुआ? आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि देखिए किस तरह से मुर्गी और बत्तख और हंस से बिल्कुल अलग दिखाई देता है।
देखिए ये है एकिडना, एक इससे ये क्या है, एकिडना पक्षी है, ठीक है। पूरा कटीला होता है बाबू, जरा सा हाथ रखिएगा तो कटीला, जूम करके देखिएगा तो लग रहा है बारूद निकल रहा है इसमें से, नहीं है। कोई कहेगा कि बत्तख, मुर्गी, हंस ये इसी का प्रजाति था है? इसका क्रमिक विकास हुआ तब जाकर के अंडा देने वाली प्रजाति है। मुर्गी, बत्तख, हंस ये सब इसी का प्रजाति का है, एकिडना का। इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, देखो एकिडना का क्रमिक विकास कैसे हुआ। जैसे आप लोग पहला चैप्टर में जीवों में जन्म पढ़े हैं कि जनन के द्वारा इन जीवों की आबादी बढ़ती है ना। तो इन लोग के बीच में भी एक योजक कड़ी था, योजक कड़ी। योजक के मतलब होता है डिफरेंस। आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो उसमें मिलता है योजक चिन्ह। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, बीचवा में माइनस लगा रहता है। दाल भात तो बीचवा माइनस लगा रहेगा, उसको योजक बोलते हैं। अब योजक मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब क्या होगा कि एगो नर होगा तो एगो मादा होगा, एक नर होगा तो एगो मादा होगा। इस योजक कड़ी के कारण एकिडना बार बार इसमें उत्परिवर्तन होते गए। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन जिसको म्यूटेशन कहते हैं इंग्लिश में। होमको डी ब्रीज ने इसका सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन को, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, होमको डी ब्रीज ने। इस उत्परिवर्तन के कारण आज देखिए एकिडना से नए प्रकार के प्रजाति बन गया है। जैसे बत्तख हो गया, हंस हो गया, मुर्गी हो गया, टर्की हो गया, जितने भी अंडा देने वाला पक्षी है, क्रमिक विकास हुआ ना। इस सिद्धांत के अनुसार सब उसमें रह जाता। उत्परिवर्तन होगा, अचानक से परिवर्तन होगा तो वो जो जीव होंगे वो बिल्कुल अलग प्रकार के दिखने लगेंगे। इसको क्रमिक विकास कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ऑक्सीजन के तो नाम सुने होंगे आप लोग। ऑक्सीजन का संकेत होता है O, संकेत O, और अणुसूत्र क्या होता है O2। इसके बीच में देखिए ऑक्सीजन क्रांति के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन क्रांति, क्रांति मतलब क्या होता है, बदलाव। क्रांति मतलब बदलाव। देखिए कैसे कैसे बदला है। ऑक्सीजन का संकेत O2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के जब दो अणु रहेंगे तो वो ऑक्सीजन बन जाएगा। ऑक्सीजन मतलब उसका दो अणु रहेगा जिसको हम लोग अपने अंदर ले सकते हैं। बहुत पतला होता है ऑक्सीजन, समझे, तो हम लोग शरीर के अंदर ले जा सकते हैं, अपनी शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जा सकते हैं, जिससे श्वसन हो जाएगा, समझे। लेकिन यही ऑक्सीजन के 3 अणु हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओजोन। क्या हो जाएगा, ओजोन। ऑक्सीजन की मोटाई बढ़ गया है कि घट गया है, बढ़ गया है। क्या हम लोग शरीर के अंदर ले सकते हैं उसको श्वसन के रूप में, नहीं ले सकते। वो क्या होता है कि आप यहाँ से कुछ 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना, तो ऊपर में आपको ऑक्सीजन के 3 तह मिलेगा, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की मोटाई बढ़ गया है, जिसके कारण पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। 3 तह हुआ तब ना क्रांति हुआ, इसमें बदलाव हुआ। क्रमिक विकास देख रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। पहले ऑक्सीजन था, उससे उसमें क्रांति आई, इस तरह से बढ़ गया। ऑक्सीजन आया कैसे, समुद्र से हुआ। ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा आपको समुद्र क्रांति के बारे में। देखिए समुद्र की जो लहरें उठती है ना, समझे, तो लहर उठेगा, हवाएं चलेगी, तब जाकर के उसके बीच में क्रांति छिड़ेगा, बदलाव आएगा, हवाएं बनेगी। वो हवाएं अगर 3 तह वाला हो गया तो ओजोन बन जाएगा। इस तरह से हर चीज का अलग अलग विकास हुआ, जिसे हम लोग क्रमिक विकास कहते हैं। यानी जैविक आबादी में आनुवंशिक लक्षणों में जितने भी होने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी में बदलाव थे, परिवर्तन थे, उसे क्या कहा गया, क्रमिक विकास। क्रमिक विकास। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बत्तख है या फिर अंडा देने वाला जितना भी जीव है, इसका कौन पूर्वज था। पूर्वज को जांच कैसे किया जाएगा, आप जांच कर सकते हैं। हम लोग कैसे जांच कर लें कि हम लोग के
पूर्वज कौन थे? तो जांच करने के लिए एक प्रकार का मशीन एक प्रकार का जांच है जिसको रिकैपिटुलेशन कहते हैं। रिकैपिटुलेशन एक प्रकार का जांच है जिससे आप अपना पूर्वज को जान सकते हैं, उनके आनुवंशिक लक्षणों को जान सकते हैं। एक प्रकार का जांच है। जांच क्या है? रिकैपिटुलेशन। इस जांच के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारा पूर्वज था, कैसे उनमें लक्षण थे, ठीक है, वो सब तो देखा जा सकता है। इसको रिकैपिटुलेशन कहा जाता है, समझे? हम लोग बंदर से पहले देखेंगे तो कौन था, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था, इसको भी जांच किया जा सकता है। पेड़ पौधा में देखिएगा ना, ऐसे जांच के लिए बहुत सारा तरीका है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब पेड़ पौधा मर जाता है, ठीक है, तो उस कितना उस पहले मरा उसको भी जांच किया जा सकता है। पोस्टमार्टम ये सब होता है तो उसको पता लगा लिया जाता है कैसे मारा है, तो एक प्रकार का जांच हो गया। तो इसी तरह से इसमें भी जांच होता है कि आपके पूर्वज कौन थे, ठीक है, पूर्वज के बारे में ये पता लगा लिया उनके अंदर आनुवंशिक लक्षण कौन था, ठीक है। और ये सब जांच करने के लिए रिकैपिटुलेशन, मतलब धीरे धीरे आप देखिएगा तो कितना विकास हो गया है। अभी 2022 चल रहा है ना, 2022 में हमारे यहाँ अभी 4G ही चल रहा है, 5G नहीं चल रहा है ना। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि हो सके तो 2022 के अंदर 5G आ जाएगा। माना जा रहा है कि 5G जो होगा वो उससे इतना बड़ा बदलाव आएगा कि अगर आप गेट, खिड़की, दरवाजे, मोबाइल, घर में टीवी वगैरह जितना भी है वो सब 5G सामान लगा लीजिए, तो आप मोबाइल से ही कनेक्ट करके आप यहाँ से रिमोट के जरिए काम कर सकते हैं। खिड़की दरवाजा लगाना है, आप यहाँ से खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए। टीवी को ऑन करना, ऑफ करना है, स्विच को ऑन करना, ऑफ करना है, सब यहीं से कीजिए। क्या आज से 10 साल पहले कुछ था? 1 साल पहले भी देखिए तो कुछ था। आज हम लोग फेस टू फेस सबसे बात कर लेते हैं। 10 साल पहले कुछ था? नहीं था। ये सब क्या हुआ? आगे विकास, इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया आगे। देखो पहले जितने भी जो आदि मानव थे, जिसको होमो सैपियंस कहते हैं, वो सब में कोई विकास नहीं था बाबू, कोई विकास नहीं। उन लोग को ना तो शिक्षा था, ना तो शिक्षा के बारे में जानकारी था कि पढ़ना लिखना भी पड़ता है, ना तो स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को सुरक्षा करेंगे, इसके बारे में कोई उन लोग को अता पता नहीं था। भूखमरी से कैसे बचा जाएगा, इस पर कोई अता पता नहीं था। एक देखिए पक्षी को, उसके घर में एक भी दाना नहीं है, कल क्या खाएगी, कल दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसा ही मौत हो जाएगी, उसको कोई अता पता नहीं है। जो आदि मानव हुआ करते थे, होमो सेपियंस होता था, उसको भी कुछ नहीं पता था। लेकिन आज आदमी को देखिए, अपना स्वास्थ्य सुरक्षा खुद करता है, इतना ज्ञान हो गया उसको, एजुकेशन लेता है, शिक्षा लेता है भूखमरी से बचने के लिए। उसके पास बहुत से तरीके हैं कि कैसे भूखमरी से बचा जाएगा। एक आदमी लिखे हुआ था कहीं पर, एनसाइक्लोपीडिया गूगल पर लिखे हुआ था कि अगर भूखमरी से बचना है, भूखमरी से बचना है तो सरकारी नौकरी करो, यानी जिंदगी काटना है तो सरकारी नौकरी करो, और अगर जिंदगी जीना है तो प्राइवेट नौकरी करो, प्राइवेट काम करो। आप कितना सहमत है? बोल रहा था कि सरकारी नौकरी जिसका है ना, उन लोग के खर्चा उतना ही रहता है जितना उसको पेमेंट मिलता है, जोड़ जाड़ के मिलता है, समझे? इसलिए उन लोग रोता है, बस जिंदगी किसी तरह से काट लेता है। प्राइवेट आदमी के क्या है, बिंदास रहता है, आज कुछ कल कुछ, कल कुछ कल कुछ, समझे? बिंदास जीता है। पता ना क्या सही है। प्राइवेट आदमी कहता है कि लॉकडाउन लग जाता है तो और भूखमरी आ जाता है, और सरकारी आदमी तो जिंदगी काटियो लेता है। बाबू अलग अलग जगह पर सब अलग अलग है, वो सब हम लोग को पढ़ना होना नहीं है। हम लोग को ये समझना है कि विकास इतना हो गया कि पहले आदि मानव अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता था, स्वास्थ्य को, आज हम लोग रख लेते हैं। पहले उन लोग एजुकेशन नहीं लेता था, आज उसमें भी हम लोग बदलाव कर दिए हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। भूखमरी से उन लोग को बचने का कोई तरीका नहीं था, हमारे पास है। क्या है ये बोलो सर? ग्रामीण विकास, ठीक है। और देखिए आगे लामार्कवाद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लामार्क साहब के बारे में, इसने आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं, ऐसा किस पुस्तक में कहा?
इसने एक पुस्तक लिखा था, जिस तरह से इन्होंने लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी तरह से इसने लिखा था फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी। इस पुस्तक को आप पढ़िए, आपको सिद्धांत मिल जाएगा किसका? लामार्कवाद का। किसका? लामार्कवाद का। यानी कि लामार्क ने जो जो सिद्धांत दिया है उसको आप इस पुस्तक के जरिए पढ़ करके आप पता कर सकते हैं। हर चीज का बाबू इसी तरह से विकास हुआ। जैसे घोड़ा था तो पहले इयोहिपस था, ठीक है, बड़ी तेज दौड़ता था, बड़ी ज्यादा मतलब कि स्पीड चलता था। अब आ गया उसका धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के प्रो, है ना, अलग अलग प्रजाति आ गया। अब ये घोड़ा हो गया। ये किडना पहले अंडा देने वाले इसी से, इसके बीच में इसका गुण था कि इसमें योजक कड़ी थी। योजक कड़ी के कारण आगे उत्परिवर्तन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ तो अलग अलग प्रकार के जीव बनने लगे। रिकैपिटुलेशन से आप जांच कर सकते हैं कि पिछला पीढ़ी क्या था। जीवों का आनुवंशिक लक्षण हमेशा परिवर्तित होते रहता है, ऐसा किसने कहा था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, समुद्र में हुआ था, एक कोशिका से हुआ था, उसी से पूरा दुनिया फैल गया जीवों का, समझे। जिसमें मानव की उत्पत्ति कब हुई? 4 से 500 करोड़ वर्ष पहले। ये सब देखिए, साइंस पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा, लेकिन पढ़ता कहाँ है, सीखता कहाँ है। बहुत सारे लोग, अब पता नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो बिना पढ़े लिखे एग्जाम में सिर्फ उनको पास कर जाना, एक डिग्री हासिल कर लेना आता है। अगर समाज में देखिएगा तो अगर खराबियां पहुंचा रहा है तो ऐसे ही बच्चे शायद होंगे, क्योंकि पढ़ता लिखता तो है नहीं। कोई भी उसको धर्मांध में धर्मांध में उसको ला देगा, वो भी धर्म का अंधा हो जाता है। आप बचिए उन चीज़ों से। सबसे पहला अहम मुद्दा है आपको शिक्षा लेना, शिक्षित होकर के अपने आप को स्वस्थ कर लेना, है ना। स्वस्थता के साथ रोजगार पर ध्यान देना, समाज में अच्छे से कार्य करना, समाज को और आगे उन्नति कराना, ये सब एक आप लोग का कार्य होगा। अभी तो आप विद्यार्थी, आपको सिर्फ पढ़ना है, सीखना है, जानना है। आगे चल करके कभी भी धर्म का अंधा मत बनिएगा, धर्मान, समझे। हम लोग को इतना समझनी चाहिए कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है कि हम पढ़ाई करें। हम एक शिक्षक है तो हमारा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि हम पढ़ाएं। लोगों को जितनी भी नेगेटिविटियां हैं, जितनी भी खराबियां हैं, उन सब को नेगेटिविटियों को हटाएं, प्रयास करें, है ना। ऐसा ना हो कि उसको धर्मांध बना दिया जाए, नहीं। इन सब से दूर हो जाइए। और दूर होने के लिए हम लोग को साइंस पढ़ना पड़ता है। ये कंप्लीट हो गया, उतारिए तो।